नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। दिल्ली सरकार ने शीतकालीन प्रदूषण को रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अक्टूबर को शीतकालीन प्रदूषण के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 28 विभागों के साथ बैठक करने के बाद ये बताया कि राजधानी में 13 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है और उनके लिए स्पेशल प्लान बनाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने 28 विभागों के साथ बैठक की, सभी को 25 सितंबर तक विंटर एक्शन प्लान देने का निर्देश दिया गया है। 13 हॉटस्पॉट के लिए 13 टीमें बनाई गई हैं और 15 बिंदु सूचीबद्ध किए गए हैं जिन पर सरकार प्लान बनाएगी। देखिए, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार लोगों के साथ मिलकर दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है और उस चौतरफे प्रयास का ये परिणाम हुआ है कि हमारी सरकार बनने के बाद पिछले अगर देखें तो 9 साल के दौरान दिल्ली के अंदर PM10 में जो है वो लगभग 40% की कमी आई है। PM 2.5 में 46% की कमी जो है वो देखी जा रही है। तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, लेकिन इस प्रदूषण को और कैसे कम किया जाए, सरकार उसके लिए लगातार प्रयास। देखिए, विंटर में दिल्ली के अंदर हम सब देखते हैं कि ठंड जब बढ़ती है, विंटर में पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ने लगता है। चूंकि मौसम में जो है वो ठंड बढ़ने से कण जो है आपस में मिलते हैं और एक चादर से घिर जाती है। तो विंटर में जो पोल्यूशन होता है उसे कैसे और कम किया जाए, उसके लिए सरकार जो है एंटी पोल्यूशन विंटर एक्शन प्लान तैयार करती है। इस साल के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आज जो है हमने दिल्ली सचिवालय में 24 एक्सपर्ट्स जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हमने मीट की, उनकी ओपिनियंस को हमने सुना है और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव ओपिनियंस दी हैं जिसके आधार पर विंटर एक्शन प्लान आगे बनेगा। उसमें ख़ास तौर से जो लोगों के सुझाव आए हैं कि दिल्ली के अंदर जैसे पूरी दिल्ली का एक विंटर एक्शन प्लान बनता है, उसी तरह से जो 13 हॉट स्पॉट हैं जहां सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, वहां के लिए 13 जो है अलग अलग विंटर एक्शन प्लान बनाया जाए, जिससे लोकलाइज तरीके से उस पर कार्रवाई हो और प्रदूषण को कम किया जा सके। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो है इस बार आज IIT कानपुर के एक्सपर्ट्स आए थे। उन्होंने जो सीवियर डेज होते हैं, जो सबसे खतरनाक दिन होते हैं, उस समय कैसे आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है, उसका उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली के लिए स्पेसिफिक जो है वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करें, जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कस करके और उसको क्या संभावनाएं बन सकती हैं उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर जो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है उसको फोकस करके कैसे उसको और तेज किया जा सकता है, इसके लिए बहुत सारे सजेशंस आए हैं। तो उन सभी सजेशंस पे 14 तारीख को दिल्ली के ऑल डिपार्टमेंट्स की ज्वाइंट मीटिंग। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि लगातार दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाता है सर्दियों के समय में, उसको कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान जो है उसकी तैयारी की जा रही है, क्या ये प्लान है, विस्तार से बताएं। देखिए मुस्कान, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जब भी मौसम बदलता है, यानी कि ठंड जब आने लगती है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर जो है वो दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है। इसी को लेकर विंटर एक्शन प्लान जो है दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। पिछले कहते गुरुवार को भी एक आदेश जारी किया गया था, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं एक सभी विभागों के अधिकारियों से भी बैठकर सलाह करने की बात की गई थी। यहाँ तक कि अब उस बैठक से भी कहीं ना कहीं एक रणनीति बनती नजर आ रही है कि दिल्ली के अंदर 13 ऐसे हॉटस्पॉट इलाके जो है वो बनाए गए हैं, पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ पर विंटर एक्शन प्लान के लिए कहीं ना कहीं तैयारियां की जाएंगी और यहाँ तक कि विंटर एक्शन प्लान के लिए कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है वो भी किया जाएगा। अब इसकी शुरुआत जो है वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा 1 अक्टूबर से की जाएगी। यहाँ पर सीधे सीधे लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन स्तर जैसे जैसे बढ़ता नजर आएगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बिगड़ती नजर आती है। उसी को लेकर हर साल कहीं ना कहीं
कहीं इस तरीके के विंटर एक्शन प्लान जो है वो बनाए जाते हैं और 13 हॉटस्पॉट इलाके जो हैं या फिर क्या 13 हॉटस्पॉट पॉइंट जो हैं वो बनाए गए हैं। अब देखना होगा 13 हॉटस्पॉट्स जो पॉइंट है उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, वहां पर पॉल्यूशन का लेवल जो किस तरीके से कम किया जा सकता है। और दिवाली जैसे जैसे नजदीक आती है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बिल्कुल बढ़ता है, पटाखों की वजह से भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन स्तर बढ़ता है। इसीलिए दिल्ली सरकार के द्वारा पटाखों पर भी कहीं ना कहीं बैन लगा दिया गया है, रोक लगाई गई है, ताकि पटाखों को बेच भी नहीं सकते, ना ही उनका स्टॉक कर सकते हैं और ना ही उनको जलाया जा सकता है। और यहाँ तक कि उनको लेकर लगातार सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि विंटर एक्शन प्लान जो है वो कितना कामयाब हो पाता है। और दिल्ली सरकार के गोपाल राय की बात करें जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी बिल्कुल कहा जा रहा है कि लगातार हम दिल्ली के अंदर लोगों के लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और जब से 9 साल से जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है तब से ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं सफलता भी हासिल की गई है। मगर अब देखना होगा कि लगातार दिल्ली सरकार जो है और कितने कदम उठा पाती है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लेकर। जी राजीव, 13 जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ इन हॉटस्पॉट को बनाया गया है और किस तरीके से प्रदूषण में कमी की जा सकती है? देखिए यहाँ पर बात करें कि 13 हॉटस्पॉट जो बनाए गए हैं, यहाँ पर कैसे हॉटस्पॉट कैसे मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर कहीं ना कहीं वायु को कहीं ना कहीं साफ सुथरा बनाया जा सके। 13 हॉटस्पॉट की इलाकों की बात करें, पहला तो एक कनॉट प्लेस जैसे एरिया के अंदर ही बनाया गया है, दूसरा एक पंथ मार्ग पर बनाया गया है, बाकी और जगहों पर भी बनाए गए हैं। उसकी स्पष्टता जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। मगर लगातार कहीं ना कहीं जो कहते हैं जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार गाड़ियां भी चलाई जाएंगी, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं कहते हैं लगातार कोशिशें की जाएंगी। मगर अब देखना होगा जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, ठंड का मौसम भी नजदीक आता नजर आ रहा है और यहाँ तक कि लगातार पर्यावरण का कहीं ना कहीं दूषित होते नजर आता है, उसको लेकर और कितने प्लान बनाए जा सकते हैं। और इसी को लेकर एक और बैठक करने की बात की जा रही है, जिसके अंदर लगातार कोशिश की जाएगी ताकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का लेवल जो है वो और ज्यादा कम हो सके। मगर अब देखना होगा ये पॉल्यूशन का लेवल किस तरीके से दिल्ली सरकार कम कर पाती है और हर साल जो कहते हैं विंटर एक्शन प्लान बनाए जाते हैं उसके अंदर कितना फायदा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर कहते हैं ऑडी 1 की, तो ऑडी 1 जो है वो भी कहीं ना कहीं लागू करना होगा ताकि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी कम होता हुआ नजर आए। मगर अब देखना होगा कि पर्यावरण मंत्री जो है गोपाल राय वो किस तरीके से आगे की प्रक्रिया अपनाते हैं और जो अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं क्या उसके अंदर सही तरीके से पालन किया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण मंत्री को देखना होगा। जी ऐसे में राजीव, जिस तरीके से ये विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, हर साल इसी तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो जब प्रदूषण बढ़ा तो काफी समय तक कंट्रोल में आना मुश्किल हो गया था, AQI लेवल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब इसको सुधारने के लिए हॉटस्पॉट तो बना दिए गए हैं, हालांकि अभी फाइनल नहीं किया गया है कहां कहां पर है, लेकिन 1 तारीख को खुद सीएम ये लॉन्च करेंगे। किस तरीके से यहाँ पर एक एक्शन प्लान तैयार किया जा सकता है दिल्ली सरकार के द्वारा, खास इसमें क्या रह सकता है? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के खुद मुख्यमंत्री जो है वो 1 अक्टूबर को इसकी शुरुआत करेंगे। 13 हॉटस्पॉट पॉइंट कौन कौन से हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी दिन कैसे बताया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जब भी मानसून कैसे मौसम बदलता है, सर्दियां आती हैं, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। और पिछली बार की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी कहीं ना कहीं कैसे वायु गुणवत्ता थी वो खराब होती हुई नजर आई और लगभग कैसे 400 से 500 के बीच में देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत भी देखने को मिली। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आपके कहते हैं विंटर एक्शन प्लान की, तो अब विंटर एक्शन प्लान जरूर बनाया गया, हर साल बनाया जाता है, मगर वो कितना कारगर हो पाता है ये सबको पता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार अब प्रयास कर रही है उसके अंदर सफलता कितनी मिल पाएगी ये जरूर देखना होगा। दूसरा जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर बच्चे हैं जिनको आंखों में जलन की शिकायत, गले में चुभन की शिकायत होती है, वो किस तरीके से दूर की जाएगी और 13 हॉटस्पॉट पॉइंटों से जो कैसे मशीनें लगाई जाएंगी उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा या फिर सिर्फ घोषणाएं बन के रह जाएंगी ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं दिवाली के मद्देनजर रखते हुए पटाखों पर जरूर बैन लगाया गया, इसके साथ साथ ऑड इवन भी लागू किया जाए ताकि कहीं ना कहीं और पॉल्यूशन का लेवल जो है वो घटता हुआ नजर आ। और जो लगभग हर बार कहीं ना कहीं ये कहा जाता है पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है दिल्ली के अंदर, उस पराली को भी कंट्रोल करना होगा। जो IIT के द्वारा छात्रों के द्वारा कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही है वो कितनी सफल हो पाती है ये दिल्ली सरकार ही स्पष्ट करती नजर आएगी। जी राजीव, 13 जो हॉटस्पॉट है वहां पर 13 टीमें भी बनाई गई है जो कार्य करेंगी। ये टीमें किस प्रकार से कार्य कर रही हैं और क्या कार्य शुरू हो गया है?
देखिए अभी मुस्कान यहाँ पर बात करें, जो 13 हॉटस्पॉट पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर 13 टीमें जो है वो बनाई गई हैं। 13 टीमों का कार्य क्या रहेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। दूसरा यहाँ पर बात करें, वो 13 टीम किस तरीके से मैनेज करेगी पॉल्यूशन कम करने को लेकर, वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। ये सिर्फ 1 तारीख को ही यानी कि 1 अक्टूबर को ही किसने सबके सामने आएगा। मगर यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, 13 जो टीमें वो जो बनाई गई हैं वो काम किस तरीके से, क्योंकि इस तरीके की टीमें जो है वो हर साल बनाई जाती है, मगर उनका जो काम है वो धरातल पर देखने को नहीं मिलता। और जैसे जैसे अब दिवाली नजदीक आएगी, पॉल्यूशन का लेवल बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आएगा, लोगों को परेशानियां भी होती नजर आएगी। मगर बार बार कहीं ना कहीं, एक बार आज दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं पराली को लेकर बार बार कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा जाता है। वो ठीकरा जो है वो किस तरीके से कम किया जाएगा, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का लेवल को कंट्रोल करने के लिए जो बार बार दिल्ली सरकार कह रही है कि जी हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, और लगातार कहीं ना कहीं उसमें कमी भी देखने को मिल रही है। वो कमी किस तरीके से देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों के अंदर, ये जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। बीजेपी पूरे देश में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। चंडीगढ़ बीजेपी के कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस दिन को धूमधाम से मनाएंगे। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार गरीब वर्ग के लोगों के लिए आज कोई खास ऐलान किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है और आज बीजेपी इसे सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि पंजाब में भी, चंडीगढ़ में भी कई कार्यक्रम जो हैं वो आज आयोजित किए जाएंगे और ये जो कार्यक्रम है काफ़ी खास रहने वाले हैं, क्योंकि सेवा पखवाड़ा एक तरीके से चला रही है बीजेपी आज के दिन, और सेवा पखवाड़े के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रम भी आज आयोजित किए जाएंगे। ये जो कार्यक्रम है इसमें आम जनता के लिए कुछ बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री द्वारा किया जा सकता है। आपको बता दें कि काफ़ी खुशी जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का 73वां जन्मदिन आज है और 73वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के रूप में बीजेपी इसे मना रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, प्रधानमंत्री का जन्मदिन आज है, किस तरीके से चंडीगढ़ में उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल मुस्कान, बताना चाहूंगा कि 17 सितंबर 1950 में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। आज 73वां जन्मदिन जो है आज बनाया जा रहा है। और बताना चाहूंगा कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो देश भर में ही जो है उन्होंने जगह जगहों पर जो है कार्यक्रम जो है आज रखे गए हैं। साफ तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि आज के दिन जो है उनके जन्मदिन के जो दिन है उस दिन जो है कोई कहीं पर भी केक कटिंग जो है वो नहीं होगी। लड्डू बांट के जो है, मिठाइयाँ बांट के जो है एक दूसरे के साथ जो है खुशी जो है वो बना सकते हैं। और आज के दिन बड़ा तोहफा जो है लोगों को देने जा रहे हैं। जो लोग जो है काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक योजना जो है लेके आने की संभावना है, जिसके तहत जो है वह लोगों को लोन देंगे और वो अपना कार्य जो है आगे शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी आज जगह जगह जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। और दिन में जो है एक काफी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके बाद अगर शाम की बात की जाए तो जितने भी चंडीगढ़ के मंदिर हैं वहां पर पूजा अर्चना होगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए जो है वहां पर मनोकामना जो है बीजेपी के कार्यकर्ता मांगते कहीं ना कहीं दिखेंगे। अमित, जिस तरीके से चंडीगढ़ में आज ये कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, विशेष कार्यक्रम हैं,
सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है बीजेपी। आज से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक ये सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत पंजाब में और चंडीगढ़ में किस तरीके के कार्यक्रम हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की बात की जाए, सेवा पखवाड़ा के तहत जो अलग अलग कार्यक्रम होंगे। महिलाओं को जो है सिलाई जो है वितरित की जाएगी, सिलाई की जो मशीन है वो दी जाएगी। उसके अलावा जगह जगह पर और कई कार्यक्रम जो है किए जाने हैं। आज सेक्टर 32 में भी जो है एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। अगर भरोसेमंद सूत्रों की माने तो केंद्रीय कोई मंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों को संबोधित भी करेंगे, जो उनकी जो योजना जो आ रही है उसको लेके, जिसके तहत जो है जो गरीब वर्ग से जुड़े लोग हैं उनको काम के लिए जिसमें से लोन देने की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि आज से मुहिम शुरू की जाए, कुछ लोगों को समझाया भी जाए या लोन भी दिया जाए। हालांकि 11:30 बजे का जो समय जो है रखा गया है कार्यक्रम का, देखना होगा कि उसमें क्या फैसले लिए जा सकते हैं। अभी अमित, अगर बात की जाए तो सेवा पखवाड़ा आज से मनाया जाएगा। इस सेवा पखवाड़े में पिछली बार की अगर बात की जाए तो रक्तदान शिविर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया और नेत्र जांच शिविर लगवाया गया। आज अगर बात की जाए, आज से ये पखवाड़ा शुरू हो रहा है, तैयारियां किस प्रकार की हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की चंडीगढ़ में? बिल्कुल ठीक। नुकसान कार्यकर्ताओं में जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने जो है पूरा जो है तैयारियां जो है कर ली गई हैं। 2 अक्टूबर तक जो है ये कार्यक्रम चलेगा। जगह जगह जो है चाहे ब्लड डोनेट कैंप हो, चाहे और अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी अगर कोई जांच है, इस तरह के कार्यक्रम जो है समय समय पे जो है रखे गए हैं। हालांकि बीजेपी ने एक पूरी सूची जो है वो तैयार कर ली गई है। जल्दी जो है मीडिया के साथ साझी करेंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम जो है उन्होंने 2 अक्टूबर तक करने हैं। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज जो है चंडीगढ़ के जितने भी मंदिर हैं उनमें जो है कार्यक्रम जो है रखे गए हैं और रैली जो है वो जो है की जाएंगी। किस प्रकार की रैलियां की जाएंगी अमित? बिल्कुल, बीजेपी के काफी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद होंगे। एक तो सेक्टर 32 में जो है कार्यक्रम बताया जा रहा है, वहां पर एक दूसरे को जो है मिठाई खिलाई जाएगी। आज के दिन जो है देश के प्रधानमंत्री को जो है उनके नाम रखा गया है कि एक दूसरे को बीजेपी के कार्यकर्ता जो है मिठाई खिलाएंगे। और वहां पर जो है जिस तरह से अगर केंद्र के एक मंत्री आने की संभावना है तो वो भी वहां पर होंगे। उसके बाद जो है कई मंदिर जो है जो चंडीगढ़ के हैं वहां पर जाएंगे। जैसे सेक्टर 46 के मंदिर की बात की जाए, चाहे 33 के मंदिर की बात की जाए, अन्य 19 के मंदिर की बात की जाए, तो कई मंदिरों में जो है आज अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। उनके नरेंद्र मोदी जी की जो है लंबी आयु के लिए जो है वहां पर जो है पूजा अर्चना जो है आज की जाएगी। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है आज के लिए, और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, तमाम बीजेपी की हाई लीडरशिप जो है चंडीगढ़ की, वो इन कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर इनकी जांच कर रही है कि किसी भी प्रकार से किसी कार्य में खलल ना पड़े। बिल्कुल, अगर बात की जाए, चाहे संजय टंडन की बात की जाए, चाहे और भी जगह बात की जाए, किरण खेर की बात की जाए, चंडीगढ़ की सांसद हैं, तो सभी ने जो है कल एक मीटिंग जो है बुलाई थी, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। तो पूरी एक जो है उन्होंने पूरा जो है प्लान जो है तैयार किया है कि अगर 2 अक्टूबर की बात की जाए तो उसमें जो है किस तरह के कार्यक्रम जो है उन्होंने करने हैं और लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। शरारती अंसर जो हैं वो इसमें जो है कोई खनन ना पा सकें, चाहे विरोधी पार्टी जो है वो इसमें जो है किसी भी तरह का कोई खनन ना पा सके। तो इसको लेके जो है पूरा उन्होंने जो है एक तैयारी जो है कर ली है। कल जो है देर रात तक जो है मीटिंगों का दौर जो है चलता रहा। पार्टी कार्यालय में जो है हम भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर जो है सारा कार्यक्रम जो है पूरी जो है तैयारी जो है उन्होंने कर ली है कि 2 तारीख तक जो है कैसे जो है कार्यक्रम करने हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी आज से सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने जा रही है। इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। इस दौरान तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें केंद्र से भी नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रदेश बीजेपी के तय कार्यक्रम के तहत 18 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 19 से 24 सितंबर तक आयुष्मान भव कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत अटल आयुष्मान योजना को लेकर जन जागरण कार्यक्रम चलाया जाएगा।
जहां हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और बीजेपी इस जन्मदिन को इस बार एक बार फिर से सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने जा रही है। सेवा पखवाड़ा आज से ही शुरू हो रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कल 18 सितंबर को सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद आयुष्मान भव योजना के तहत जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों की जांच की जाएगी, स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन आज है और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन की बात करें तो आज उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है और भाजपा कार्यकर्ता इस दिन को विशेष बनाने के लिए तमाम तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर रही है और 2 अक्टूबर तक इनके जन्मदिन में तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। सेवा पखवाड़े के तौर पे उनके जन्मदिन को पिछले वर्ष की भांति इस बार भी मनाने का संकल्प बीजेपी की तरफ से दिया गया। तमाम कार्यक्रम कहीं ना कहीं आयोजित किए जाएंगे उनके जन्मदिन के मौके पर। आज उनका जन्मदिन और आज से लेकर 2 अक्टूबर तक तमाम कार्यक्रम भाजपा शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो यहाँ तमाम कार्यक्रम है वो यहाँ पर होने हैं और साथ ही क्योंकि यहाँ पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल महेश्वर पटेल की मौजूदगी में पीएम की जो यहाँ पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होने जा रही है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो तैयारियां और कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 9 साल में काम किए गए हैं मुस्कान, उन सभी कार्यों को जनता के बीच में पहुंचाना है और लोगों में उनकी जो लगातार जो उभरती हुई छवि उसको और आगे बढ़ाना है, उसको लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सहयोग देश के प्रति रहा है, जो बड़े बड़े निर्णय रहे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं जनता से रूबरू कराना है, उसको लेकर तमाम कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में जो सभी 13 जिले हैं यहाँ पर कार्यक्रम किए जाएंगे और जो सभी 5 सांसद हैं उनके द्वारा वो भी इस कार्यक्रम में लगातार रहेंगे और कार्यक्रम की जो जिम्मेदारी है वो सभी 13 जिले के जिलाध्यक्ष के साथ साथ यहाँ पर मंडल अध्यक्ष के साथ दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार कार्यक्रम किए जाने हैं, शहरी क्षेत्र में लगातार कार्यक्रम किए जाने हैं। तो ये एक बड़ा आयोजन कहीं ना कहीं इस मौके पर हो रहा है और उसको लेकर के यहाँ पर जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी, सेवा पखवाड़े के रूप में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, किस प्रकार के ये कार्यक्रम पूरे एक सप्ताह में रहने वाले हैं अमित? हाँ, देखिए एक की बात की जाए सेवा पखवाड़े के तौर पर लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए और जनता के बीच में उनके कठिनाई नेतृत्व को पहुँचाने के लिए फिर से जो कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे उसमें लगातार उनके जो यहाँ पर अभी तक के जो कार्यकाल है उसमें पुस्तिका लगातार लॉन्च की गई है, उसको जनता के बीच में ले जाना है, कार्यक्रम यहाँ पर किए जाने हैं। सेवा पखवाड़े के तौर पर रक्तदान शिविर की बात की जाए वो यहाँ पर किए जाएंगे, लोगों के बीच में पहुंचा जाएगा, उनसे बात की जाएगी और साफ तौर से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का मौका है, इस पे यहाँ जो प्रदेश के मुखिया है पुष्कर धामी उनकी तरफ से भी लगातार बधाई दी गई है और उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो सूबे के मुखिया उन्होंने जो बातें कही उससे साफ पता चलता है कि जो व्यक्तित्व है उनका वो अपने आप में दर्शाता है कि जो यहाँ पर किस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं और वो कहीं ना कहीं दिखाता है। और सेवा पखवाड़े के तौर पर मुस्कान मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमें रक्तदान शिविर की बात की जाए वो यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ जो गरीबों के साथ यहाँ पर जो यहाँ पर नेताओं के द्वारा यहाँ पर मुलाकात की जाएगी और उसके अलावा बैठकों का दौर लगातार जारी किया जाएगा, जनता से मुलाकात की जाएगी और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं जो उसमें उसका पुस्तिका यहाँ पर प्रकाशित की गई है उसको कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुँचाने की बात की जा रही है। अमित, जिस तरीके से सेवा पखवाड़े में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं उस योजना का लाभ जनता को काफी ज्यादा मिलने जा रहा है, तो उत्तराखंड की जनता इस पर क्या सोच रही है? हाँ, देखिए क्योंकि विश्वकर्मा योजना की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के तैयारी भाजपा की तरफ से लगातार की जा रही है और
वो योजना अगर शुरू होती है तो कहीं ना कहीं ये जो कार्य है ये आगे बढ़ेगा और उसमें लगातार काम हो सकता है। उसको लेकर कहीं ना कहीं चीजें सामने आ रही है मुस्कान। और यहाँ पर बात की जाए जो लगातार काम किए जा रहे हैं और उसमें जो यहाँ पर क्योंकि योजना का शुरुआत हो सकता है उसमें करीब 2799 शक्ति केंद्रों पर केंद्र द्वारा सरकारी जन कल्याण योजना का लाभार्थी द्वारा हवन यज्ञ कर मोदी को दीर्घायु की कामना भी लगातार की जाएगी। और इस योजना की शुरुआत के साथ साथ यहाँ पर लगातार जो काम किए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं दिखाने की बात है। और लोगों में इस चीज को लेके क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम से लोग यहाँ पर कहते हैं कि कुशल प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपनी छवि उभारी है, तो एक व्यक्तित्व उनका दिखाता है, लोगों के बीच में उनका एक अपना क्रेज है। और इस योजना के तहत भी लोग कहीं ना कहीं उस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य को सराह रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दीर्घायु की लगातार कामना की जा रही है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से ये कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं, तैयारियां किस प्रकार की हैं पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पूरा हाईकमान जो है उत्तराखंड की, पूरी जो बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी हाईकमान है वो इसको लेकर पूरी तैयारियां कर रहा है। धरातल पर किस तरीके की तैयारियां जारी है? देखिए मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सभी 13 जिले हैं उत्तराखंड के, उन सभी जिला मुख्यालय पे यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होने हैं और साथ ही जिम्मेदारी दी गई है और एक रूपरेखा तैयार की गई है उनके कार्यक्रमों को लेकर के, तो जिसमें मंडल अध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष जिम्मेदारी निभाएंगे। 5 सांसद की बात की जाए तो वो उनको कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। और क्योंकि पन्ना प्रमुख से लेकर के आगे तक का कार्यक्रम भाजपा के अंदर रहता है, तो वो सभी चीजें यहाँ पर हर प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी इसलिए भी दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, विशेष है और यहाँ पर सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष की भांति भी इस वर्ष उनके जन्मदिन में विशेष बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर के उत्तराखंड के अंदर जो तमाम कार्यक्रम है वो रूपरेखा लगातार तैयार की गई है। और उसमें यहाँ पर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर के 5 सांसद की बात की जाए, यहाँ पर जो विधायक है अपने क्षेत्र में उनकी बात की जाए, वो सभी इसमें भागीदारी निभाएंगे। और इस कार्यक्रम को करके यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं यहाँ पर दीर्घायु की जो लगातार कामना लगातार की जाएगी, तो उसकी तरफ से भी यहाँ पर ये काम करने जा रही है यहाँ पर लगातार बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और उसको लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं और बात
महाराष्ट्र के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 73वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मना रहे हैं और इस बीच उनके जन्मदिन के अवसर पर आमदार मनीषाताई चौधरी की तरफ से दहिसर विधानसभा में छोटे बच्चों को तोहफे दिए गए। कांदिवली विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के तहत मुंबई में मेरा माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम होंगे। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवरात्रि के 9 दिन तक अन्न त्याग कर उपवास करने की संकल्पना के तहत मां भगवती की उपासना आराधना के लिए नवरात्रि भगवती का भूमि पूजन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसको लेकर महाराष्ट्र में किस प्रकार का उत्साह? नमस्कार जी। महाराष्ट्र सहित मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर बड़े जोश शोर के साथ तैयारियां की जा रही है। कई जगह ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो मेरा मिट्टी मेरा देश के तहत किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग इलाकों से मिट्टियों को इकट्ठा कर एक मंदिर के यहाँ संकलित किया जाएगा, जिसको दिल्ली ले जाया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से आज विधायिका मनीषाताई चौधरी ने अपने इलाके में छोटे बच्चों को जो 0 से 2 वर्ष के हैं उनके लिए बेबी किट और बेबी ट्रॉली का वितरण रखा है। कई इलाकों में जो है मेडिकल कैंप रखा गया है। और वहीं सांसद गोपाल शेट्टी अपने इलाके में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के 9 दिनों तक बिना अन्न के उपवास रखते हैं, ठीक उसी तरह से नवरात्रि के 9 दिनों तक मां भगवती की उपासना हो, इसके लिए आज मुंबई के बोरीवली इलाके में भूमि पूजन किया जा रहा है। मतलब मिला जुला कर मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जी, अभी अगर बात की जाए तो अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन इस बीच गोपाल शेट्टी जो है वो नवरात्रि भगवती का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या कहानी? देखिए, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, उन्हीं की संकल्पना से प्रेरित होकर सांसद गोपाल शेट्टी ने पिछले कई वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने मां भगवती का स्थापना के लिए आज पूरी तैयारी की है। पूरी तरह से पंडाल सजाए जा रहे हैं और वहाँ पर मां भगवती की प्रतिमा रखी जाएगी और भूमि पूजन के साथ ही उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। इस तरह की तैयारियां मुंबई के बोरीवली में की जा रही। अभी अगर बात की जाए तो सेवा पखवाड़ा भी शुरू किया जाएगा बीजेपी के द्वारा, उसको लेकर क्या जानकारी, किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के तौर पे मनाया जाएगा। मतलब पूरे सप्ताह जो है कुछ न कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे जो आम जनमानस से जुड़ता हुआ हो या आम जनमानस को फायदा देने वाला हो। इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, चाहे पुस्तक वितरण हो, चाहे छाता वितरण हो या चश्मा वितरण हो या फिर मेडिकल कैंप हो। इस तरह के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहा है जो आम जनमानस को लाभ पहुंचाएंगे। कई जगहों पे देखा गया कि बैनर पोस्टर लगाए गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लाभान्वित योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ लोगों को कैसे मिले, किस तरह से उन्हें अवगत कराया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है आपके लिए कितना लाभकारी है। इस तरह के एक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। पहले समय में जिस तरीके से सेवा पखवाड़ा शुरू किया जाएगा, इस सेवा पखवाड़े में कई कार्यक्रम भी आयोजित होने हैं। उससे पहले आज की अगर बात की जाए तो आज जन्मदिन को किस तरीके से मनाया जाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र में? देखिए, मुंबई के अलग अलग इलाकों में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। सभी कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि करीब 11 बजे के बाद से ही वो कार्यक्रम की रूपरेखा जो बनाई गई उसकी शुरुआत हो जाएगी। उसके साथ लगातार अलग अलग कार्यक्रम होंगे और माना यह भी जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जो है मुंबई में शिरकत करने वाले हैं, जो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कार्यक्रमों की जो रूपरेखा बनाई गई है उसमें वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देंगे, वो चाहे ट्वीट के जरिए हो या बैनर पोस्टर के जरिए हो या फिर टेलीविजन या सोशल मीडिया के माध्यम से हो। सभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि उनके जन्मदिन पर केक कटिंग ना की जाए, तो केक ना काटकर फिर किस प्रकार से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा आज? देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे देश के जवान शहीद हो गए थे, उसको लेकर
कहीं न कहीं बीजेपी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाए कि केक कटिंग न करके बल्कि आम जनमानस के सेवाभावी कार्यक्रम किए जाएं, जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 73वां जन्मदिवस मना रहे हैं और इसे लेकर पूरे देश और विदेश में रात 12 बजे से ही पीएम मोदी की जन्मदिन की शुभकामनाएं आना शुरू हो गई हैं। आज के दिन को बीजेपी खास तरीके से मनाना चाहती है। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता तैयारी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के पद पर देश का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। 73 साल के प्रधानमंत्री हो गए हैं। उनको जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष तैयारियां की गई है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर विश्वकर्मा जयंती भी है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रक्तदान शिविर, अनेकों तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत चाहे रक्तदान शिविर हो या फिर जांच शिविर हो, सभी शिविर जो है वो लगाए जाएंगे ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये विशेष कार्यक्रम सीधे तौर पर आम जनता को लाभान्वित करने के लिए होंगे। प्रधानमंत्री खुद आज कई कार्यक्रम जो हैं उनकी रूपरेखा रखेंगे और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनकी शुरुआत करेंगे, चाहे विश्वकर्मा योजना हो या फिर कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हो। प्रधानमंत्री इसी तरीके के कई कार्यक्रम की आज शुरुआत करेंगे और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज जिस तरीके से जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, इस जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी इसे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने जा रही है और इस प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर एक सप्ताह तक बीजेपी आम जनता के बीच रहेगी और लोगों की सेवा करने के लिए ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत नेत्र जांच शिविर, रक्तदान शिविर और अन्य तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन आज है और 73वें जन्मदिन पर हालांकि जिस तरीके से कई जवान देश के शहीद हुए हैं, इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने ये साफ कह दिया है कि उनके जन्मदिन पर ज़्यादा खुशी ना मनाई जाए, केक कटिंग ना किया जाए, इसलिए मिठाइयाँ बांटकर ही आज का जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाएंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर कर ली गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के हो जाएंगे और उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कई विशेष कार्यक्रम चला रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और आज के जन्मदिन को प्रधानमंत्री के इस जन्मदिन को बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा जा सकता है, किस तरीके की जानकारी? दीपक, आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने जा रही है। 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आम जनता के बीच में होंगे और लोगों की सेवा करते नजर आएंगे। आज 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उनके जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, किस तरीके की जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चूंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है यशस्वी प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है और आज जन्मदिन जो है वो उनके संसदीय क्षेत्र में काशी में जो है कि बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व संध्या से ही वाराणसी में तमाम जगहों पे, तमाम मंदिरों में हवन पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया था। और जब प्रधानमंत्री का जब इस तरह की जब जन्मदिन पिछले साल भी मनाई गई थी, तो कहीं ना कहीं काशी वासियों को एक उत्साह सा था कि हमारे आज सांसद का जन्मदिन है। तो कल के दिन जो है कि पूर्व संध्या में देखा गया कि विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वो काल भैरव मंदिर हो, तमाम मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लेकर जो है कि धूमधाम से उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। और आपको बता दें कि आज कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी, चूंकि जिस तरह से G20 हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और बढ़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ दफ्तर में भी आज राजनाथ सिंह मौजूद होंगे और राजनाथ सिंह मौजूद होंगे स्वयं, और स्वयं होने के बाद वहां पे कहीं ना कहीं भव्यता और दिव्यता के साथ उनकी जन्मदिन को मनाई जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक उत्साह भरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में तैयारियां की और पूरी तरीके से जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश को एक भव्यता का रूप दिया गया है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है तो कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को, पूरे काशीवासियों को एक उत्साह रहता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र काशी है और काशी में कहीं ना कहीं जो काशीवासियों के अंदर जो उत्साह होता है वो एक अलग ही उत्साह होता है, क्योंकि यहाँ के सांसद चुने गए और सांसद चुनने के बाद जब प्रधानमंत्री ने एक जो विश्वनाथ मंदिर का जो लोकार्पण कराया, जो कॉरिडोर बनाया, तो कहीं ना कहीं काशीवासियों के अंदर ये उत्साह रहता है कि अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह का भव्यता, इस तरह की लोकप्रियता जो है कि नहीं दिखाया काशीवासियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काशीवासियों के लिए एक उत्साह दिखाया है और एक भव्यता का रूप दिया है, स्वरूप दिया है, तो उसको लेकर काशीवासियों में मुस्कान, काफी ज्यादा उत्साह है। और आज जो काशी में एक भव्यता देखी जा रही है, जगह जगह पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता होंगे, तमाम नेतागण होंगे और जो वाराणसी के 8 विधायक हैं, जो 8 विधानसभा के विधायक हैं, वो पूरी तरीके से तैयारियां कर लिए हैं। अपने वार्डों में अपने विधायकी जो भी सदस्यता है, जो भी पूरी टीम है, उनको एकत्रित कर लिया गया है और जगह जगह पे, चौराहों पे, मंदिरों में पूरी तरीके से हवन पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक उत्साह सा देखा जा रहा है। और आज आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वाराणसी कार्यालय है, वहां पे हंसराज विश्वकर्मा जो कि MLC हैं वाराणसी, उनके तरफ से केक काटकर एक प्रधानमंत्री का एक भव्य जन्मदिन का सुबह जो है कि यहाँ पे मनाने की तैयारियां भी की जा रही है। मुस्कान जी, ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हैदराबाद में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही पर मांग की गई है कि मोदी सरकार इस राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, जिससे प्रदेश को प्रचुर आर्थिक मदद मिल सके। कांग्रेस कार्यसमिति ने अफसोस जाहिर किया कि केंद्र ने हिमाचल को अभी तक पर्याप्त मदद नहीं दी है। राज्य सरकार के लिए पर्याप्त धन देने की भी मांग की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संचार जयराम रमेश ने ये जानकारी साझा कर कहा कि यह प्राकृतिक आपदा तो है ही, मगर राष्ट्रीय आपदा भी है। आपदा की वजह से लोगों के जान जाने, संपत्ति का नुकसान होने और लोगों के विस्थापित होने पर कार्यसमिति की बैठक में शोक भी जताया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कार्यसमिति में भी ये शोक प्रस्ताव पारित किया गया और बातचीत इसको लेकर की गई, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक इस वक्त जो है हैदराबाद में 2 दिन की चल रही है। पहले दिन जो है हिमाचल को लेकर भी उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि जिस तरह हिमाचल में भारी बारिश के कारण तबाही हुई है, तो ये मोदी सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जाएगी और जिससे प्रदेश को जो है ठीक से जो है आर्थिक मदद मिल सके। और कांग्रेस कार्यसमिति ने इसके अफसोस भी जाहिर किया कि केंद्र ने हिमाचल को अभी तक कोई पर्याप्त मदद नहीं दी है। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह सुक्खू भी वहाँ पे मौजूद रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह भी वहाँ पे मौजूद रहे हैं कार्यसमिति में। और इस दौरान जो है ये जो 3 वहाँ पे प्रस्ताव पारित किए, इनसे एक जो प्रस्ताव है वो हिमाचल को लेकर था और हिमाचल में जिस तरह से जो प्राकृतिक आपदा आई थी जिसके कारण जो हिमाचल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, उसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित किया गया है कि जिस तरह हिमाचल में भारी आपदा आई है उसको देखते हुए केंद्र को जो है राष्ट्रीय आपदा भी घोषित करना चाहिए ताकि जो हिमाचल को जो है आर्थिक तौर पे जो है मदद मिल सके, क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा है कि केंद्र की तरफ से कोई मदद जिस तरह से मिलनी चाहिए कि इन हालातों में वो नहीं मिल सकती है। और अगर केंद्र की सहायता नहीं मिल पाती है तो राहत और पुनर्वास कार्य जो हिमाचल में होने हैं और जो चल रहे हैं उनमें बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। जी, अगर बात की जाए तो अभी हिमाचल प्रदेश पूरे तरीके से आपदा से जूझ रहा है। हालांकि मौसम कुछ साफ हुआ है, लेकिन आपदा जो है उसका जो नुकसान हो रहा है वो अभी भी जारी है। ऐसे में राष्ट्रीय आपदा क्यों घोषित नहीं की जा रही है, ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है और इसका कारण समझ नहीं आ पा रहा है अभी तक। जी बिल्कुल, देखिए बार बार हिमाचल मांग कर रहा है, मुख्यमंत्री ने मांग किया और उसके बाद प्रियंका गांधी जब हिमाचल आई थी, हिमाचल के दौरे पर वो आई थी और उसके बाद जब वो लौटी हैं तो उन्होंने भी मोदी को पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की उन्होंने भी मांग की थी। लेकिन अभी तक जो है केंद्र की तरफ से कोई इसमें सकारात्मक जो उत्तर है वो वहाँ से कोई निकल के नहीं आया है। हालांकि केंद्र बार बार यही कह रहा था कि हम लोग हिमाचल के साथ खड़े हैं इस आपदा में और जिस तरह की भी जितनी सहायता हिमाचल मांगेगा उसको मिलेगी। लेकिन अभी तक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी तक जो 200 करोड़ की अंतरिम राहत मिली है, उसके अलावा जो दूसरी जो किस्तें जारी हुई हैं वो केवल वही किस्तें हैं, वही आपदा की जो किस्तें हैं जो हिमाचल को मिलती आई हैं और केवल इसमें एक किस्त है जो दिसंबर में जारी होनी थी वो एडवांस में जारी की गई है। तो इसको लेकर हिमाचल सरकार बार बार ये आग्रह कर रही है कि हिमाचल में जो पुनर्वास कार्य करने हैं, लोगों को बचाना है द्वारा से इतनी ज्यादा आपदा में जो लगभग 10 साल पीछे हिमाचल चला गया है, उन कार्यों को में तेजी लानी है तो वो हिमाचल केंद्र की मदद के बिना संभव नहीं है। हालांकि अभी देखने वाली बात यही है कि बार बार जो केंद्र से मदद की गुहार हिमाचल लगा रहा है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग बार बार कर रहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री कह भी चुके हैं कि इस तरह का जो प्रस्ताव है वो आने वाले मॉनसून सेशन में भी यहाँ पे हिमाचल विधानसभा में पास किया जाएगा कि जो ये आपदा है इसको राष्ट्रीय आपदा जल्द से जल्द केंद्र घोषित करे। तो अब ये देखने वाली बात है कि केंद्र कब जो हिमाचल की ये जो मांग है उसको इसके अनुसार राष्ट्रीय आपदा घोषित करता है या नहीं, या किसी और तरह से या विशेष आर्थिक आपदा राष्ट्रीय जो विशेष आपदा पैकेज है, आर्थिक पैकेज है वो हिमाचल को जारी करता है। तो ये तो आने वाले दिनों की बात है, लेकिन फिलहाल जो है हिमाचल बार बार केंद्र का मुंह ताक रहा है, केंद्र को बार बार आग्रह कर रहा है कि जो यहाँ पे राहत कार्य चल रहे हैं, पुनर्वास कार्य चल रहे हैं, उनमें तेजी लाने के लिए और उनको लगातार सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र की सहायता की यहाँ पे बड़ी दरकार है। जी मुस्कान। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां अखिलेश यादव राजधानी रायपुर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। रायपुर में सभा के अलावा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी उनके हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। प्रदेश में लगातार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी सभा कर रहे हैं। इस बीच चुनावी साल में पहली बार अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। और जानकारी के मुताबिक राजधानी के अग्रसेन धाम फुंडहर में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसे अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव से पहले कार्यक्रम का जायजा लेने सपा के प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार वर्मा 17 सितंबर यानी कि आज रायपुर पहुंचेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियांशु, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी मुस्कान, छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव होने वाले, ऐसे में तैयारियों में सभी पार्टियां जो है लग रही हैं। वहीं बात की जाए दिग्गज नेताओं की, तो उनकी चुनावी सभा भी अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। एक एक करके कई दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इसी कड़ी में जो है अखिलेश यादव 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे जो है एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे और राज्यसभा में रायपुर में सभा के अलावा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। वहीं बात करें जानकारी के अनुसार कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अग्रसेन धाम में उनका राज्य स्तरीय कार्यकर्ता जो है सम्मेलन होना है, जिसे अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम से पहले जायजा लेने जो है प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार वर्मा जो है 17 सितंबर को यानी आज जो है वो रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा? पूरे कार्यक्रम क्या कुछ उनके हैं, विस्तार से बताएं। जी देखिए, बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को अखिलेश यादव जब पहुंचेंगे, इसके बाद वो सीधे आम सभा को जो है संबोधित करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी भी चुनाव में जो मैदान में उतर रही है, चुनावी मैदान में। ऐसे में जो है सभी पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं वो कमान संभाले हुए हैं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग और अपनी पार्टी का विस्तार वो छत्तीसगढ़ में कर पाए। इससे जो है पार्टी के विस्तार होने से कहीं न कहीं उनको अपने लाभ को वो देख रहे हैं चुनाव में। तो इस तरीके से जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में। लगातार अलग अलग जो पार्टियां हैं वो छत्तीसगढ़ आ रही है और अपनी अपनी चुनावी जनसभा कर रही हैं। इस बीच अखिलेश यादव भी पहली बार आ रहे हैं और चुनावी जनसभा वो भी करेंगे। कहाँ उनकी ये जनसभा रहने वाली है? की जनसभा को अग्रसेन धाम फुंडहर में जो है कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इसके बाद वो लोगों से वो अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी और बताया ये भी जा रहा है कि जो बूथ स्तर पर जो है अपने कार्यकर्ताओं को ले जाने पर, अपने कार्यकर्ता उतारने पर जोर देने की बात है कि इससे क्या है, जो आम जनता है उससे लोग जुड़ पाएंगे, उससे जो है पार्टी के लोग आम जनता से बातचीत करेंगे, जिससे जो है चुनाव में जो है उनके तरफ चुनाव में लोग खाते। अंशु, जिस तरीके से अखिलेश यादव आज आ रहे हैं और तमाम तैयारियों का जायजा उनके आने से पहले 25 सितंबर को वो आएंगे, लेकिन उनसे आने से पहले आज प्रदेश प्रभारी भी आ रहे हैं जो तमाम चीजों का जायजा भी लेंगे। जी अखिलेश यादव से पहले जायजा लेने आज प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार वर्मा ये भी देखने जा रहे हैं कि उनके जो कार्यक्रम में कितने लोग शिरकत करने वाले हैं या कितने लोग भीड़ जुटा पाते हैं, क्योंकि सपा के लिए जो है अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ कम हो या फिर लोग उनको सुनने ना आए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुटा पाए उनको सुनने के लिए। और छत्तीसगढ़ में भी सपा के लिए चुनावी माहौल तैयार होगा, ये मुझे लगता है कि उनके दौरे का मेन मुख्य कारण है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।